हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्वास्थ्य। ठीक है, तो आज हम स्वास्थ्य को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हमारे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर जो है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है और हम बिल्कुल अस्वस्थ और चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जो खुशी प्राप्त करने तथा कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको बनाए रखने के लिए हमें अच्छा स्वास्थ्य का आवश्यकता होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को के जीवन में खुशी और कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो अनेक कारकों को प्रभावित भी करता है, जैसे संतुलित आहार, ठीक है, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसको प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे कि संतुलित आहार, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जबकि अन्य कारक जैसे जीवाणुओं से होने वाले रोग तथा दूषित वातावरण हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जो स्वास्थ्य होता है उसका बहुत बड़ा महत्व देखने को मिलता है। स्वास्थ्य जो है हमारा अच्छा स्वास्थ्य, यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के स्वस्थता से होता है और यह व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों स्तरों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर कुछ कार्यों को करने में सफल हो सकेंगे। ठीक है, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वो अनेक प्रकार के जो प्रयास है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हमारा स्वास्थ्य है ये ये हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जान है तो जहान है। जब तक हमारा जो स्वास्थ्य है वो उत्तम नहीं होगा तब तक हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे रुचिपूर्ण ढंग से करने में असक्षम होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है जान है तो जहान है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो अपने कार्य को तथा अपने जीवन को सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं और एक मजबूत नींव जिसमें कि हम सब की खुशी टिकी हुई होती है उसको करते हैं और अच्छी आदतों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। यानी कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य और अच्छी अच्छी आदतों को विकसित करते हैं। तो इसलिए जो स्वास्थ्य है वो सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसकी व्याख्या जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं उनके द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में की जाती है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार कही गई कहावतें हैं, विभिन्न रूप है, स्वास्थ्य की परिभाषा है। ठीक है, क्योंकि यह हमारे शरीर को
क्या करता है, तंदुरुस्ती देता है और रोगों से मुक्त करने में सक्षम होता है। ठीक है। स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO संगठन के अनुसार कहा गया है कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति है, न कि केवल रोगों से मुक्ति। यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो न केवल रोगों से मुक्ति है बल्कि सामाजिक स्वच्छता और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य होती है, न कि रोगों से मुक्ति होती है। ठीक है, अर्थात शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्य प्रणाली का होना आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा मस्तिष्क सही से कार्य न करे और शरीर तंदुरुस्त दिख रहा है तो उसे स्वास्थ्य। WHO कहता है कि शरीर तथा मस्तिष्क दोनों सुचारू रूप से कार्य प्रणाली हैं, यानी कि दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं अच्छे स्वास्थ्य के। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य वाला जो व्यक्ति होता है वो अधिक उत्साहपूर्ण, ऊर्जा युक्त, जीवन से भरपूर होता है और अधिक कुशल होता है। ठीक है, जिसके कारण वो अपने उत्पादक को बेहतर तरीके से कर पाता है, यानी कि वो किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में अच्छे से सक्षम होता है, बेहतर तरीके से कर पाता है, न कि रोगी व्यक्ति कर पाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो एक व्यक्ति के अच्छे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षण हैं। जैसे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण जो होते हैं वो होता है जब हमारा जो शरीर होता है वो ऊर्जावान और सतर्क बना रहता है, यानी कि हम हमेशा एक्टिव रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी घटना को भांपने के लिए। हमेशा हमारा मस्तिष्क सतर्क रहता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। ये अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लक्षण माना जाता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का लक्षण ये भी है कि जो हमारा वजन है वो आयु और लंबाई के अनुरूप होता है। आंखें जो होती हैं तेज और चमकदार होती हैं, त्वचा साफ व सुंदर होती है। फिर प्राकृतिक रंग व रूप के साथ बालों का सामान्य विकास होता है। ठीक है, हमारे श्वास से दुर्गंध नहीं आती है। ये अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ठीक है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है, नींद अच्छी आती है। ठीक है, ये सभी हमारे अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। जो कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो सक्रिय, प्रतिक्रियाशील तथा प्रसन्न रहता है, उसकी तुलना में जो रोगी व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण। अब हम देखेंगे कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या क्या लक्षण होता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि अगर व्यक्ति का जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो जल्दी से भावनाओं में नहीं बहता है, वो अपनी भावनाओं पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर पाता है। इसी के साथ वह अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचार में क्या करता है, संतुलन स्थापित कर सकता है। ठीक है, जीवन की वास्तविकता को स्वीकार कर उनका सामना करने में सक्षम होता है, न कि ओवर रिएक्ट करता है। ठीक है, अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास वो उत्पन्न करता है। जब भी वो किसी कार्य को करता है तो वो अपनी क्षमता को जानता है और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य व्यक्तियों में सहयोग की भावना होती है। वो हमेशा दूसरों के सहयोग के लिए तत्पर रहता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की क्षमता को भी विकसित करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं
वो सृजनात्मक कार्य करते हैं और समाज के प्रति अपना भरपूर योगदान देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये सभी रहे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण। जो हमारा समाज है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रहता है, उसकी जो सारे गुण अवगुण है वो समाज से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य का क्या क्या लक्षण है। ठीक है, यदि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो जीवन के प्रति जो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है वो बना रहता है। हम कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। ठीक है, क्योंकि हमारा हमेशा जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। मोहक व्यक्तित्व होता है। जिनका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो जल्दी से दूसरों से कनेक्ट होने में सक्षम होते हैं। जितना जल्दी हो जाता है वो दूसरों को अपनी बातों में बहुत ही जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं और वो दूसरों के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये सभी अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य अंतर व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य जो है वो भी अंतर व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। असहमति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं। अगर समाज किसी बात को लेकर के असहमति जताता है तो उसे भी वो क्या करते हैं, सकारात्मक रूप में लेकर के उसको स्वीकार करते हैं और पुनः उसमें सुधार करके और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा सामाजिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है। स्वस्थ रहने के लिए तथा रोगों से मुक्त रहने के लिए स्वयं की देखरेख को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम दूसरों की हेल्प तभी करेंगे जब पहले अपनी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्वस्थ रहना आवश्यक है, तो इसलिए हमें रोगों से मुक्त होना आवश्यक है और शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होना आवश्यक है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा कारक होता है वो है संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार जो है वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, यानी कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए। ये हम जो भोजन का पिरामिड है इसको देख करके समझ सकते हैं कि जो हमारा भोजन का पिरामिड है ये त्रिकोण है। ठीक है, यानी कि इसी के अनुसार हमें अपने आहार में संतुलित आहार का निर्धारण करना चाहिए। आयु एक व्यक्ति की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और रेशे का सही अनुपात उपलब्ध होना चाहिए। हम लोग इस टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने में संतुलित आहार का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है तो उसकी पोषण संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा रेशे का सही अनुपात होना चाहिए। तब जाकर के एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुलित आहार प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि एक किशोर बालक है जिसको प्रतिदिन हमें
ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक किशोर बालक को प्रतिदिन 2400 से 2600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक किशोर बालिका को 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि एक किशोर जो बालक है उसको प्रतिदिन लगभग 2400 से 2600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं एक बालिका को 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा भोजन का पिरामिड है उसको विभिन्न श्रेणियों में बांट करके उनकी गुणवत्ता को हम देखते हैं और उसी के अनुसार हम अपने भोजन में आहार को शामिल करते हैं और संतुलित आहार का प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रतिदिन हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रेशे के अनुपात को समान रख करके अपने आहार में संतुलित भोजन लेना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जो है वो दोनों एक ही पहलू हैं, एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें स्वच्छता पर पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के हम स्वयं रोग से मुक्ति पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निरंतर जो स्वच्छता है उसका अनुसरण करते रहेंगे, ठीक है। जो स्वच्छता शब्द है यानी कि जो स्वच्छता शब्द है उसे हम हाइजीन कहते हैं, ठीक है। हाइजीन कहते हैं। हाइजीन जो शब्द है वो हाइजिया से ग्रीक शब्द है और हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हाइजीन शब्द है स्वच्छता वो ग्रीक शब्द हाइजिया से बना है और जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी, ठीक है। स्वच्छता का अनुसरण करने पर अनेक संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है, जैसे अतिसार, हैजा, टाइफाइड, कृमि, पीलिया, त्वचा संबंधित रोग, तपेदिक और अन्य रोग। इन सभी रोगों से हम क्या करते हैं, अगर व्यक्तिगत स्वच्छता रखते हैं तो बच सकते हैं, ठीक है। इस अच्छे स्वास्थ्य का अनुसरण एक वांछनीय लक्ष्य होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को क्या करते हैं, अच्छा रख सकते हैं। हमारे जो दिन प्रतिदिन की के जीवन की कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं वो हमें संक्रामक रोगों से बचाती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हमारे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं वो हमें संक्रामक रोगों से बचाने में मदद करती है। तो सबसे पहले नंबर पे है नियमित रूप से शौच की आदतें। जो नियमित रूप से शौच की आदतें हैं ये हमें क्या करती हैं, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त तथा स्वस्थ बनाए रखती हैं, इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक होती हैं। भोजन से पूर्व हाथों को धोना। भोजन करने से पहले अगर हम अपने हाथों को धोते हैं तो जो भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनके कारण अनेक रोग जन्म लेते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और खाद्य पदार्थों का सेवन करने तथा शौचालय का प्रयोग करने के बाद हमें हाथ को अवश्य धोना चाहिए, ठीक है। उपलब्ध हो तो साबुन से धोना चाहिए, नहीं तो ग्रामीण अंचल में पहले लोग राख से भी हाथ धोते थे, ठीक है। अभी भी कुछ लोग धोते हैं, लेकिन हाथ को धो करके ही हमें अपने भोजन से संबंधित चीजों को खाना पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नियमित रूप से स्नान करना तथा साफ कपड़े पहनना। जो धूल, मिट्टी, कीटाणु विकसित होते हैं होने के लिए अनुकूल स्थान होते हैं और नियमित रूप से स्नान करने के परिणाम स्वरूप हमारा जो शरीर होता है वो
धूल जू और कीटाणुओं से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंख में अंजन दांत में मंजन नित कर नित कर नित कर। ठीक है, ये सभी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अच्छी आदतें हैं जो कि करना चाहिए, यानी कि हमें नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और साफ और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दांतों को साफ करना। भोजन करने के पश्चात हमारे जो दांत हैं उसमें कुछ छोटे छोटे भोज पदार्थ के कण फंस जाते हैं जो कि कीटाणुओं को के विकास में क्या होते हैं, माध्यम बन जाते हैं, और ये हमारे मसूड़ों को दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, मुंह में बदबू पैदा करते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन दांतों को ब्रश करना चाहिए ताकि जो कीटाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है, कीटाणु है, वो पनप न पाए और हमारा जो दांत है वो स्वच्छ रहे। प्रतिदिन रात को सोने से पहले हमें दांतों में अच्छी तरह से ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है बालों को धोना, आंखों नाखूनों को साफ रखना, यानी कि हम बालों को नियमित रूप से धोएं, कंघी करें ताकि उसमें जो भी धूल मिट्टी इत्यादि जमे हो वो कीटाणु बालों से दूर हो जाए, और नाखूनों को हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि 80% बीमारियां गंदे नाखूनों से हमारे मुख के रास्ते पेट में जाते हैं और वो हमें हैजा पेचिश जैसे रोगों का शिकार बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने आँखों, कानों और नाखूनों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है घरेलू स्वच्छता। घरेलू स्वच्छता, हम अपने घरों में झाड़ू पोछा लगाते हैं ताकि हमारा जो घर है वो साफ सुथरा और धूल मक्खियों इत्यादि से क्या हो, मुक्त रहे, क्योंकि मक्खियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी कीटाणुओं को फैलाने में सक्षम होती हैं। जैसे अगर कोई टीबी का पेशेंट है और उसके बलगम पे उनका पैर पड़ गया तो वो 7 दिनों तक अपने पैरों में, ऐसा कहा जाता है कि क्या जीवाणुओं को लेकर के घूमती हैं और जिस व्यक्ति पर बैठती हैं उसे भी संक्रमित करने की चांस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कीटाणु मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कचरे को कूड़ादान में डालना चाहिए और आसपास के क्षेत्रों को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि मच्छर और मक्खियाँ उत्पन्न न हो और जो जीवाणु हैं वो रोग का कारण ना बने। ठीक है, जो भी हमारे पुराने अखबार होते हैं, नैपकिन होती हैं, उन सभी को हमें लपेट करके कूड़ादान में डालना चाहिए, न कि इधर उधर फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें कीटाणु जो होते हैं वो पनपने के अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन स्वच्छता। भोजन का स्वच्छ रहना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जैसे कि फल एवं सब्जियों को पकाने से पूर्व हमें साफ पानी से धो देना चाहिए ताकि कीटाणु तथा कीटनाशक जो भी है वो मुक्त हो सके। यानी कि हम बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें कीटनाशक का प्रयोग किया गया रहता है, अगर हम उनको 1 से 2 पानी स्वच्छ जलों से धो देते हैं तो उसमें से ये कीटाणु और कीटनाशक जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पीने, भोजन पकाने तथा बर्तन धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को का जो स्रोत होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नगर पालिका या पंचायत द्वारा जो उपलब्ध किए जाते हैं जल, वो ढके हुए हो और कुएं से प्राप्त जो भी हमारा जल हो वो ढका हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें सफाई रखना चाहिए पीने के पानी में और भोजन पकाने और बर्तन धोने के पानी में। ठीक है, इसी तरह से भोजन को साफ रसोई तथा साफ सुथरे तरीके से हमें क्या करना चाहिए,
तैयार करना चाहिए। भोजन पकाते समय उच्च तापमान पर गर्म करना चाहिए ताकि उसमें विद्यमान जो भी कीटाणु है वो नष्ट हो जाए। पके हुए भोजन को ताज़ा ही खाना चाहिए, फिर ढक कर के ठंडे या शुष्क जो भी हमारा कीटाणु मुक्त स्थान है वहाँ रखना चाहिए। जैसे कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे अभी भी फ्रिज नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोग भोजन को अगर सुबह पका कर के शाम तक रखे रहते हैं तो उसमें जीवाणु पनपने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो नमी होती है ऐसे जगहों पे भोजन जल्दी खराब होने के डर होते हैं, ठीक है, और वहीं ठंड में आराम से रह जाते हैं, क्योंकि जो स्थान होता है वो शुष्क और कीटाणु मुक्त होता है। नेक्स्ट है, दूध को हमें फ्रिज में रखना चाहिए या फिर बाहर रखना चाहिए तो हमें उबाल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है जो कि हमारे स्वास्थ्य का अगला हिस्सा है व्यायाम, ठीक है। व्यायाम जो है वो नियमित रूप से हमारे शारीरिक व्यायाम है वो स्वास्थ्य को प्रभाव डालता है। बाहरी खेल हृदय तथा परिसंचरण तंत्र को क्या करता है, सुचारू रूप से बनाए रखता है, यानी कि व्यायाम जो है वो हमारे हृदय से संबंधित बीमारियों से भी बचाता है और हमारे शरीर में जो भी रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो भी हमारा पाचन तंत्र है, इन सभी को सुचारू रूप से बनाए रखता है। पैदल चलने से जोड़ एवं हड्डियां जो होती हैं वो स्वस्थ होती हैं, इसीलिए हमें प्रतिदिन अपने जीवन में व्यायाम को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, जिससे कि हमें जोड़ और हड्डियों के दर्द से मुक्ति मिल सके, ठीक है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा यही दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट है नियमित नींद तथा आराम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि कड़ी मेहनत और दिन भर कार्य करने के पश्चात हम थक जाते हैं, इसीलिए अपने मस्तिष्क और शरीर को आराम देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक हल्की झपकी, नियमित नींद तथा कुछ समय के लिए आराम हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से तरोताज़ा कर देता है और दोबारा वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हमें पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है, ठीक है। यही नहीं, जो भी हम नींद जब ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर की प्रक्रिया और ऊतकों के पुनर्निर्माण में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो इसलिए नींद हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है धूम्रपान, मदिरापान तथा नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। जो भी हम धूम्रपान बहुत से लोग लेते हैं, तो हमें धूम्रपान और जैसे तंबाकू, गुटखा, मदिरा, इस इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी का सेवन हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। जैसे हमारा जो किडनी है, वृक्क है, वो खराब हो जाता है, हृदय से संबंधित समस्याएं होती हैं, दांत तथा मसूड़े खराब हो जाते हैं, मुंह तथा अन्य ऊतकों की समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। और गुटखा तथा तंबाकू खाने वाले रोगों में थूकने की जो आदत होती है वो सार्वजनिक होती है, कहीं भी वो गंदगी फैलाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें धूम्रपान और जो भी मदिरापान है, नशीले चीज़ों का सेवन से बचना चाहिए, और दूसरे अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उनको भी इस बुरी आदत से छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं हम सामुदायिक स्वास्थ्य पे, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है, जो
जो सहायता हमें सरकार द्वारा प्राप्त होती है उसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं, जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। जैसे पेय जल के अभाव में हम अपने पड़ोस या ढके हुए कुओं से पानी लाते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से जो कचरा इकट्ठा हुआ है उनमें मक्खियाँ क्या होती हैं, उत्पन्न होने लगती है, डेंगू मलेरिया जैसे संक्रामक रोग होने लगते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सार्वजनिक सामुदायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य जो होता है वो समाज सामुदायिक स्वास्थ्य समाज, जनसाधारण तथा निजी संगठनों, समुदायों तथा व्यक्तियों द्वारा संगठित प्रयासों द्वारा रोगों से संरक्षण तथा जनसंख्या स्वास्थ्य सर्वाधिक करने की प्रक्रिया होती है। और इसका उद्देश्य जो होता है वो संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा उपचार और रोगों से निवारण करने के लिए ध्यान केंद्रित करना होता है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य होता है वो समाज, जनसाधारण, निजी तथा संगठनों द्वारा तथा समुदायों और व्यक्तियों द्वारा संगठित एक एनजीओ होता है। और वो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार, उपचार और रोगों से निवारण करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसकी कुछ गतिविधियां होती हैं, जैसे गांव, नगरों तथा शहरों में साफ सफाई बनाए रखना, ताकि जो भी रोग हैं, जो भी कीटाणु है, उनके गुणन से यानी कि उनको फैलने से रोका जा सके और रोगों को फैलने से रोका जा सके। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, कचरे को निपटाना, साफ पेयजल की आपूर्ति कराना, ठीक है, और मक्खियों के प्रयास को नियंत्रित करना। इन सभी चीज़ों को हम मक्खी मच्छर भगाने के लिए जो दवाओं का छिड़काव किया जाता है नगर पालिका के द्वारा, तो इस तरह से हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य है वो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से खाद्य पदार्थों के भंडारों जैसे मांस तथा दूध विक्रय केंद्रों में मानक नियमों को कड़ाई से क्या अनुपालन कराना। ठीक है, जैसे गंदे जगहों पे इन सब चीज़ों को न बेचना रख करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य संवर्धन तथा रोगों के निवारण के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करना। शिशुओं तथा बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, मलेरिया, एड्स, कोढ़ तथा हेपेटाइटिस बी जैसे विभिन्न रोगों के लिए हमें लोगों को जागरूक करना, ये सभी क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आने वाले चीजें हैं। ठीक है, बढ़ते हुए बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करना, यानी कि स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था कराना। विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ करना, जैसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम। ठीक है, इसी तरह से जनसाधारण स्वास्थ्य जनसाधारण को चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना करना, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों को निःशुल्क और अत्यधिक किफायती मूल्य पर चिकित्सा उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था होती है वो सभी सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है। ठीक है, और हमें अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए अपना क्या योगदान देना चाहिए, इस चीज़ को अब देखेंगे। अपने घर को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए और जिससे कि जो कीटाणु है और रोग है वो घर से दूर रहे। अपने आसपास हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे टीकाकरण।
टीकाकरण, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। टीकाकरण, कुछ जो संक्रामक रोग हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें टीकाकरण करने की आवश्यकता होती है। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं सहित जो बाहरी कारक के विरुद्ध स्वयं सुरक्षा प्रदान करे और शरीर की अपनी समग्र क्षमताओं को प्रतिरक्षण प्रदान करे, उसे हम प्रतिरक्षण कहते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षण और दूसरा होता है उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षण। जो प्राकृतिक प्रतिरक्षण होता है, जो प्राकृतिक टीकाकरण होता है, यह व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है और यह हमारे शरीर के किसी भी बाहरी रोगवाहक के प्रवेश के प्रति सामान्य सुरक्षा प्रदान करता है। यदि रोग शरीर में हमारे प्रवेश कर भी लेता है तो भी वे उसको नष्ट करने में सक्षम होता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। और यह विभिन्न प्रकार के अवरोध जैसे त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली जो शरीर के बाहरी रोगवाहकों के प्रवेश को अवरुद्ध करता है, उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, और यह यदि रोगवाहक जो रक्त होते हैं उसके प्रवाह में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है और तो उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से फेगोसाइटिक नामक जो विशेष प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट कर देती हैं, और फेगोसाइटिक इस बाहरी रोगवाहक को घेर लेती है और उसे नष्ट कर देती है। तो ये हमारे शरीर में क्या होती है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा होती है, जो कि हमारे उदर में यानी कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और जो भी बाहरी जो जीवाणु होते हैं फेगोसाइटिक होते हैं उनको नष्ट करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी कि जिसको हम उत्पन्न किए हो, जो कृत्रिम हो, उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। यह व्यक्ति के जीवन काल के दौरान क्या होती हैं, विकसित होती हैं, और इसे हम उपार्जित या कृत्रिम प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिपिंडों से उत्पन्न करने तथा सामान्य सिद्धांत पर कार्य करती है, और कोई भी रोगवाहक या सूक्ष्म जीवाणु के विरुद्ध ये उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रतिजन कहते हैं, ठीक है। प्रतिपिंड प्रोटीन का अणु होता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जिनका उत्पादन शरीर के विशेष रक्षा कोशिकाओं लसिकाओं द्वारा होता है। जैसा कि श्वेत रक्त कणिकाएं भी एक प्रकार का है। हमारे शरीर में श्वेत और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो भी हमारी WBC कणिकाएं हैं वो हमारे शरीर में एंटीजन का कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये जो है कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये भी एक प्रकार के क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। हम निम्नलिखित माध्यमों से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जैसे अरक्षिता के माध्यम से। एक रोग के पिछले संक्रमण या अरक्षिता के कारण रोग के प्रति प्रतिरक्षा जो उत्पन्न होती है, यह प्रतिरक्षा प्रदान करने की प्राकृतिक विधि होती है। जैसे अगर गलसुआ या खसरा हो जाता है तो उसे इस रोग से जीवन भर क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रदान होती है, ठीक है। जैसे इसे ही हम रक्षितता
के माध्यम से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीकाकरण के द्वारा। टीकाकरण के द्वारा हम बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं उस पे रोक लगाते हैं। टीके जो होते हैं वो निष्क्रिय या कमजोर रोगजनक या उनके उत्पादक होते हैं, जो प्रतिजन या बाहरी एजेंट के रूप में क्या करते हैं, हमारे शरीर में कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टीकाकरण जरूर कराना चाहिए और समय से कराना चाहिए। ठीक है, यह विशेष रोगजन के विरुद्ध क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ताकि जो भी रोग हैं वो भविष्य में संक्रमित रूप में हमें संक्रमण न कर सके। यानी कि टीके जो हैं वो हमारे शरीर को संक्रामक रोगों से बचाने का कार्य करते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की अवधि में विभिन्न समय पर हमारे लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब हम टीके का प्रयोग बूस्टर के रूप में यानी कि टीके को रिपीट करके करते हैं तो ऐसी स्थिति को हम बूस्टर टीका कहते हैं। जैसे डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस जैसे रोग जो होते हैं, इनमें संक्रमणों को प्रतिरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है, और यह हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के आधार पर क्या करते हैं के अंतर्गत लगाया जाता है, और यह अनेक रोगों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टीकाकरण कार्यक्रम। टीकाकरण कार्यक्रम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेष रूप से यह गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। ठीक है, और यह सभी सरकारी डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, और हमें अपने भाई बहनों या फिर माता पिता जो भी हैं उनको ये टीके लगाए गए थे, और हमें भी लगाए गए हैं, और जो भी बच्चे हैं उनको भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टीकाकरण है वो सरकार द्वारा चलाया गया है, और खास करके गर्भवती महिलाएं, शिशुओं, बच्चों के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, जिससे कि उन्हें भविष्य में रोगों से मुक्ति मिल सके। टीकाकरण जो कार्यक्रम होता है वो भिन्न भिन्न आयु के अनुसार होता है। जैसे जो भी बीसीजी का टीका होता है वो जन्म के समय लगता है। ठीक है, और पोलियो की जो खुराक होती है और डीपीटी का जो टीका होता है वो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में होता है। हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो 6 और 10, 14 सप्ताह में होता है। खसरा का टीका 9 से 12 महीने में लगता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा बूस्टर खुराक होता है वो डीपीटी और पोलियो का खुराक होता है, जो कि 16 से 24 महीने में होता है, और डीटी 5 वर्ष में होता है। ठीक है, टिटनेस टॉक्साइड जो होता है वो 10 वर्ष पर तथा पुनः 16 वर्ष पर 2 बार लगाया जाता है। विटामिन ए जो है वो 9, 8, 27, 30 तथा 36 महीने पर लगाए जाते हैं। फिर गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें टिटनेस टॉक्साइड की जो पहली खुराक होती है वो गर्भावस्था के यथासंभव यानी कि गर्भावस्था पहली जो खुराक होती है वो गर्भावस्था के समय तुरंत दी जाती है। ठीक है, यानी कि 1 से 3 महीने के अंदर ही दी जाती है, और दूसरी जो खुराक पहली खुराक के पश्चात 1 महीने में दूसरी भी खुराक दे दी जाती है। तो इस तरह से जो बूस्टर होता है टीका वो 3 महीने के भीतर दिया जाता है। ठीक है, प्राथमिक टीकाकरण प्राथमिक टीकाकरण आयु के प्रथम वर्ष में दिया जाता है, ताकि शिशु को इष्टतम सुरक्षा प्रदान की जा सके, और टीकाकरण कार्यक्रम में किसी प्रकार का विलंब शिशु के लिए इन संक्रमणों को
जोखिम उत्पन्न करता है। इसलिए टीकाकरण का जो समय है, क्रम है, आवृत्ति है, उसके अनुपालन हमें करना चाहिए और टीकाकरण को निश्चित समय पर हमें कराना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।